नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज की जलवायु वाली जो क्लास है इसके अंदर अपन स्पेशली जो चीज पढ़ेंगे या जिस पे अपन जोर देंगे वो है मानसून तंत्र। ठीक है, यानी कि आज जो अपन पढ़ने वाले हैं ना उसमें मेन अपन क्या समझेंगे पता है, मानसून तंत्र को मेन समझेंगे अपन कि मानसून तंत्र कैसे काम करता है, क्योंकि मानसून तंत्र समझना है यानी कि वर्षा को समझना है। ठीक है, कि कौन सा मानसून है, वो कैसे वर्षा करेगा, ये सारी चीजें। तो ये जलवायु का पार्ट 2 है। जलवायु का अपना ये क्लास कौन सी है, पार्ट 2 है ये जलवायु की। ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट क्लास में जो है अपन कोपेन, त्रिवार्ता, थॉर्नवेट, ये जो है इनके जलवायु वर्गीकरण और जलवायु खंड जो है वो सारी चीज पढ़ लेंगे। यानी जलवायु की क्लास आपके चैप्टर जो है वो पूरा हो जाएगा। आज की क्लास में मुख्य तौर पे ये समझ लेना, ऋतुएं समझेंगे अपन, ऋतुएं समझेंगे। इसके अलावा शीत ऋतु पढ़ेंगे, शीत ऋतु के अलावा मानसून तंत्र पढ़ेंगे यानी कि वर्षा समझेंगे। और ये समझ में आ गया तो आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो नियमित रहना और अभी तक आप लोगों ने जो नियमितता दिखाई है उसको कायम रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा नियमित स्टूडेंट अभी जीजीडी पे ही पढ़ रहे हैं, ये सभी जानते हैं। चलो बढ़िया है टाबरो। तो करा शुरू आज की क्लास ने। सुदर्शन बैच की एक भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज को ध्यान में रखना है। चलिए शुरू करते हैं। चलो टाबरो, देखो पहला तो करा पेन चेंज। देखो षड ऋतु का वर्णन जो है अपने साहित्यिक ग्रंथों के अंदर, देखो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंदर कालिदास की रचनाओं में भी वर्णन देखने को मिलता है। और षड ऋतु अपने को यहाँ पे भी जान लेनी है। 6 ऋतु है, फैक्ट भी दिया था अपन ने, और यहां से भी अपन समझ लेते हैं कि जो 6 ऋतुएं हैं वो कौन सी, उसमें से 4 मुख्य है। 4 मुख्य है जो अपने को स्पेशल ध्यान रखनी है, और 6 ऋतुएं भी ध्यान रख लेते हैं। नंबर 1 अपने आती है ग्रीष्म ऋतु। इसको क्या बोला जाता है, गर्मी। ठीक है, उनाड़ो, मारवाड़ी में क्या उनाड़ो, मारवाड़ी के शब्द भी ध्यान में रखना। राजस्थानी भाषा के शब्द अब पूछ रहे हैं, अब पूछे जाते हैं। गर्मी को बोलते हैं उनाड़ो, सर्दी को बोलते हैं सियाड़ो, वर्षा को बोलते हैं चौमासो, है ना। ये 3 के तो ध्यान में रखने ही रखने हैं। तो देखो इसका जो समय है ग्रीष्म ऋतु का, मार्च से जून, या फिर मार्च से एकदम एक्यूरेट पता रखना हो तो मध्य जून। ठीक है, इसमें क्या क्या घटनाएं होती है कि गर्मी के सीजन में देखो लू चलेगी, आंधी आएगी, भूतेड़े आएंगे, बगुलिया जिसको बोला जाता है, भूतेड़िया के। गर्मी में शुष्क हवाएं चलती है, शुष्कता बहुत होती है। तो मिट्टी के कण क्या होते हैं, अपने आपस में एक दूसरे को बांध के नहीं रख पाते, तो हवा के साथ में वो जो है बवंडर से चलते हैं, वही होता है भूतेड़ा, भूतेड़ियो। ठीक है ना। वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु का समय है मध्य जून से मान लो आप सितंबर तक, जिसको मानसून कहा जाता है। घटनाएं इसके अंदर वर्षा, बाढ़ वगैरह, ये सारी जो है बिजली का कड़कना वगैरह, ये सारी घटनाएं इसके अंदर। शरद ऋतु समय है अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, अब ये न तो देखो शीत ऋतु है और न ये वर्षा ऋतु है, इसको बोला जाता है शरद ऋतु। यानी शीत ऋतु से जस्ट पहले और वर्षा ऋतु के जस्ट बाद वाला जो टाइम पीरियड होता है, जिसमें जो है अपने को मौसम बहुत अच्छा लगता है, न तो ज्यादा गर्मी है न ज्यादा सर्दी है। तो ये अक्टूबर नवंबर का जो समय है ये होता है। इसके अंदर घटनाएं होती है, देखो मानसून का प्रत्यावर्तन, यानी कि मानसून के लौटने का समय हो जाता है। और कार्तिक मास की उष्मा, जिसको बोलते हैं अपने कातिरा काटते हैं, पता है मारवाड़ी में क्या कातिरो काटे, यानी कि कार्तिक महीने दीपावली के आसपास जो फसल कटती है वो एक अलग ही उसकी हीट होती है, उसको कार्तिक हीट के नाम से या कार्तिक उष्मा के, कार्तिक मास की उष्मा के नाम से जाना जाता है। वो घटना होती है अपने शरद ऋतु के अंदर। ठीक है, नंबर 4 है अपने शीत ऋतु, जो दिसंबर से फरवरी तक लगभग चल जाती है। और इसके अंदर घटनाएं क्या है, एक तो मावट होती है और शीतलहर चलती है। इस शीतलहर के कारण अभी देखो राजस्थान के अंदर हाल ही में सभी लगभग सरकारी और निजी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के बच्चों की छुट्टियां हुई थी। ठीक है, और ये मावट क्या है, ये मावट जहां जहां पे वर्षा हुई है ये कैसी है, शीतकालीन वर्षा। ये कैसी है, शीतकालीन वर्षा है, जिसको गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। ये रबी की फसल के लिए बहुत उपयोगी है। और ये मावट है मारवाड़ी में के मावटो, यानी सर्दी के अंदर जो वर्षा होगी वो मावट के नाम से जानी जाएगी। ठीक है टाबरो, ये ध्यान रखना। ये सारी चीज मावट, शीतलहर वगैरह ये सारी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन बात करें कि ऋतु का वर्गीकरण संस्कृत के ग्रंथ के अनुसार षड ऋतु जिसको बोला जाता है, तो इसमें कौन कौन सी है, देखो बसंत ऋतु है। ठीक है, जो अपने फाल्गुन से चैत्र महीने, हिंदी महीनों के अनुसार फाल्गुन चैत्र। ग्रीष्म ऋतु जो है वैशाख से ज्येष्ठ। वर्षा जो है आषाढ़ से श्रावण, फिर भाद्रपद लग गया तो फिर शरद ऋतु आ जाती है, भाद्रपद आश्विन।
हेमंत ऋतु जो है कार्तिक मार्गशीर्ष और शिशिर जो है पौष माह। इस तरीके से ये षड ऋतु के भी अपने को माह ध्यान में रखने हैं। ये है जलवायु के अंदर ऋतु वर्गीकरण। ये याद रह जाए जो अच्छी बात है, हो सकता है याद नहीं भी रहे, ठीक है, नहीं रहे तो ये चार जो ऋतुएं मैंने बताई ऊपर, ये तो आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। ये चार ऋतुएं जो बताई है वो याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये ग्रीष्म ऋतु, फिर आपके वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और शीत ऋतु, ठीक है, यानी कि सर्दी। तो ये चार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अपन बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मुझे पता है आप लोगों को जरूरत है स्क्रीनशॉट की, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये मैंने फैक्ट दिया था वैसे 276 नंबर। आपके जीजीडी फैक्ट वॉल्यूम 2 भी अब बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है, इस पे काम चल रहा है, बहुत जल्द मिल जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं अपन बढ़िया तरीके से ऋतुओं को। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु, यानी कि आया मौसम ठंडे ठंडे डरमी कूल का, ठंडे ठंडे डरमी कूल का। ये एड देखने का समय आ जाएगा, मतलब गर्मियां आ गई है, गर्मी में फिर ये डर्मी कूल की वगैरह ऐसी एड दिखेगी है। कहीं कैटरीना जो है आम से बना हुआ वो फ्रूटी माजा पीती हुई दिखेगी, कहीं ये पाउडर की एड, यानी कि अपने को गर्मी की ऋतु पढ़नी है, ठीक है। ये समय कब होता है? मार्च से मध्य जून का होता है। अब एक्चुअली आपने एक ध्यान दिया, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण सारी ऋतुएं महीने दो महीने आगे खिसक रही है। यानी सर्दी जो पड़ती थी वो भी ज्यादा समय तक पड़ रही है, बाद में शुरू होती है ज्यादा समय तक पड़ रही है। गर्मी भी बाद में शुरू होती है, ज्यादा समय तक पड़ रही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण सारी ऋतुओं का समय धीरे धीरे चेंज हो रहा है। वैसे भी जलवायु पढ़ने पड़ा, तो जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र की जो है वायुमंडलीय दशाएं हैं और उसका 30-40 वर्ष का जो है वो अध्ययन किया गया, वो जलवायु है वहां की। ऐसे के ऐसे जो है अब जलवायु परिवर्तन होने के जो है समय आ गया है कि जल्दी आंकड़े चेंज मिलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि मैं पढ़ा रहा हूं या मैं जीवित हूं तब तक ही, हो सकता है और कई सालों बाद जो है इनमें परिवर्तन देखने को मिल जाए, ठीक है ना। देखो अब इसमें क्या होता है, गर्मी कैसे पड़ती है? जब सूरज की किरणें हैं, ठीक है, पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, मकर रेखा है, ठीक है। जब सूरज की किरणें जो है वो इस पे पड़ेगी, ठीक है, इस पे पड़ेगी, इस पे पड़ेगी। अब जहां पे पृथ्वी अपनी जो है घूर्णन गति करती है, परिक्रमण भी करती है, परिभ्रमण भी करती है, अपनी दूरी पे भी घूमती है और सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। तो यहाँ पे सूर्य की किरणें जब जैसे पड़ती है, क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पे झुकी हुई भी है, तो ये जैसे पड़ती है इसी कारण गर्मी जो है पड़ती है। कई बार अपने जो कर्क रेखा और मकर रेखा वाले जितने देश है वो सब बहुत अच्छी जगह रहते हैं जिनको सारी ऋतुएं देखने को मिलती है। विषुवत रेखा वालों के कोई ज्यादा है नहीं, और उत्तरी गोलार्ध और यहाँ पे जो इन दूरी पे रहते हैं इनके भी कोई ज्यादा मजे है नहीं। देखो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? अब कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये चीजें पता होनी चाहिए। कर्क रेखा पे जो है सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है अपने 21 जून को। कब पड़ती है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अपने 21 जून को मनाने का कारण ही यह है कि इस समय सूर्य की हमें सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है, क्योंकि इस समय दिन होता है सबसे बड़ा। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। यहां पे क्या होता है? सबसे बड़ा दिन, सबसे बड़ा दिन। ये रखा ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इसीलिए रखा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है अपने को सूर्य से, और सूर्य इस समय सबसे ज्यादा देर तक चमकता है। दिन सबसे बड़ा, रात सबसे छोटी होती है, इसलिए ये 21 जून को जो है सूर्य की किरणें यहाँ पे सीधी पड़ती है, इसलिए सबसे बड़ा दिन होता है अपने यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होता है। अब मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? तो मकर रेखा पे पड़ती है 22 दिसंबर को। कब पड़ती है? 22 दिसंबर को। अब देखो टाबरो, 22 दिसंबर को पड़ती है, यानी कि दिन तो हो जाएगा छोटा लेकिन रात सबसे बड़ी होगी। यहां पे क्या होगी? सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। और ये बात कहां की हो रही है? ये हो रही है उत्तरी गोलार्ध की बात हो रही है। और उत्तरी गोलार्ध की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अपन खुद जो है यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में जाओगे तो इन्हीं चीजों को उल्टा कराएंगे, वहां पे इन्हीं चीजों को उल्टा पड़ेंगे। वहां सबसे बड़ा दिन यहाँ पे होगा
और सबसे बड़ी रात यहाँ पे होगी, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ये है, ठीक है, क्योंकि सूर्य जो है कैसे चमक रहा है, किस समय ज्यादा चमक रहा है, उस पे है। अपन दक्षिणी गोलार्ध में नहीं रहते, इसलिए अपन यहाँ पे ये बात करते हैं कि सबसे बड़ा दिन 21 जून, सबसे बड़ी रात जो है अपने वो कौन सी है, अपने 22 दिसंबर ये। और विषुवत रेखा पे जो है ये बिल्कुल जो है सीधी चमकती है, मतलब सीधी पड़ती है, विषुवत रेखा के ऊपर जो है ये बिल्कुल सीधी पड़ती है। और यहां पे यदि अपन बात करें तो यहां पे वो दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर। 23 सितंबर 2 दिन होते हैं ऐसे जहां पे दिन रात की अवधि समान रहती है। अपने यहां पे दिन रात की अवधि समान, ठीक है ना। ये 21 मार्च और 23 सितंबर जो है इस समय दिन रात की अवधि अपने यहां पे क्या होती है, समान होती है। यहां पे ना अब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पे सीधी पड़ती है, न तो मकर रेखा पे सीधी पड़ती है, न कर्क रेखा पे सीधी पड़ती है, यहां पे पड़ रही है सीधी विषुवत रेखा पे, इसलिए दिन रात की अवधि समान होती है। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। इसी के कारण जो है गर्मी सर्दी ये दोनों ऋतुएं प्रभावित होती है, ठीक है, गर्मी और सर्दी ये दोनों ही प्रभावित इसी कारण होती है, ये ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान में संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे जो है चक्रवात, जिनको भंवर भी कहा जाता है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं बबूलिया। क्या कहलाते हैं, अभी अपन ने पढ़ा बबूलिया या भूतेलिया कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, भूतेलिया। मतलब यूं देखते हैं ना अपन गर्मी के टाइम में जो है हवाएं यूं संवहनीय चलती है, जो बवंडर टाइप बन जाती है, अंदर सामान भी थोड़ा सा इधर उधर पड़ी हुई थैलियां कागज वगैरह वो आ जाते हैं, और इनकी गति कई बार जो है तेज होती है, बच्चे डरते हैं, बच्चे कहते हैं भूत आया, ठीक है, इसलिए नाम पड़ गया भूतेलिया। क्या नाम पड़ गया, भूतेलिया। भगुलिया भी कहते हैं, कई जगह जो है इसे भगुलिया भी कहा जाता है। ये भूतेलिया भगुलिया वगैरह जो है वो एक्चुअली भाषा जो है इसकी संवहनीय पवनों से उत्पन्न छोटे छोटे भंवर होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को, ठीक है, इनको भूतेलिया कहा जाता है, ठीक है। फिर देखो 120 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं तो है, लेकिन तेज के साथ में ध्यान रखना गर्म हवाएं, क्योंकि ये चलेगी हमेशा ही गर्मी में, ठीक है, इनको कहा जाता है लू। और एक्चुअली ये होती है स्थानीय पवन। पवन तंत्र पढ़ेंगे अपन सेकंड ग्रेड वाले, जो उसके अंदर आप लोगों के ये पवन तंत्र है सेकंड ग्रेड के अंदर जीके में ही है, उसमें पवन तंत्र पढ़ेंगे। पवन तंत्र में ये चीज है, लू वगैरह ये अपने को वहां पे ध्यान में रखने पड़ेंगे। ये स्थानीय पवन है। ये सारे प्रश्न है ना एग्जाम में बनते हैं, सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो राजस्थान में जो है आंधियां भी बहुत चलती है गर्मी की सीजन में, और जब 120 किलोमीटर की रफ्तार से चले तो वो लू कहलाती है। सबसे ज्यादा आंधियां जो है श्री गंगानगर में आती है, 27 दिन औसतन आती है एक सीजन के अंदर, ठीक है। उसके बाद में ये घटता हुआ क्रम है कि बीकानेर में 18 दिन, जैसलमेर में 16 दिन, बाड़मेर बालोतरा में 13 दिन, जोधपुर फलोदी में 9 दिन, जयपुर में 6 दिन, कोटा में 5 दिन, अजमेर व ब्यावर 3 दिन, झालावाड़ 2 दिन। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज यही है, बाकी चीजें सिर्फ आप लोगों को प्रभावित करने के लिए क्लास में शामिल की जाती है। कि गुरुजी अच्छी बात है क्या, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है। पूछते तो यही है, या सबसे ज्यादा सबसे कम ये पूछ लिया जाता है। बाकी चीजें ये आंकड़े मिले हुए हैं तो हम भी पढ़ाते हैं, बच्चे भी पढ़ते हैं। बाकी याद नहीं रहे तो चिंता नहीं करनी इतनी कि गुरुजी ये तो याद ही नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, सबको नहीं होता है याद है। 100 जने तैयारी कर रहे हैं, उसमें से 95 जनों को ये चीजें याद नहीं होती, 5 जने ही कर पाते हैं याद। तो ऐसी लोड लेने वाली बात नहीं, मैं तो बता देता हूं सीधी सट। ये चीजें कुछ चीजें क्लास में प्रभाव छोड़ने के लिए भी शामिल की जाती है। अरे हमें ये भी बताया उस क्लास में कि अरे कम कम कौन सी तेरे दिन कहां चलती हो, नहीं पूछते, हकीकत बात है। लेकिन मैंने बताया है, प्रश्न बनेगा तो मैं कह सकता हूं कि मैंने आप लोगों को बताया है। ले ओ स्क्रीनशॉट, आप लोगों का लोड कम कर रहा हूं मैं, कि याद नहीं भी हो ना तो भी चिंता नहीं करनी। गंगानगर जरूर ध्यान रखना 27 दिन, और झालावाड़ में सबसे कम 2 दिन, ठीक है। बाकी टावरों है बहुत बढ़िया, मतलब फैक्ट है, ग्रीष्म ऋतु का है, बना है सारा का सारा। खास तौर पे 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात, 21 मार्च और 23 सितंबर ये आप लोगों के दिन और रात की अवधि समान और क्यों होते हैं वो भी मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को बता दिया है। सारी की सारी चीजें इन शॉर्ट बता दी है, कहीं कोई समस्या मेरे अनुसार तो होगी नहीं। चले आगे, यहां तक क्लियर,
ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब यहां पे है ना, एक तो यहां पे और यहां पे करेक्शन है। सबसे पहले यही कर लेते हैं ताकि आप लोगों के बाद में चीज जो है समस्या नहीं रहे। ठीक है, संजय दी इधर है, सूर्या इधर है। अब ठीक है, अब देखो राज्य में चलने वाली विभिन्न हवाएं, हवा तो हवा ही होती है, लेकिन जिस दिशा से आ रही है उसके अनुसार इसके नाम चेंज हो गए। और वही चीज वही है, स्थानीय हवाएं हैं और मौसम के अनुसार चलती है। कई जगह अलग अलग नाम दे दिए इनके, पौष माह में चलेगी तो अलग नाम दे दिए, जिस दिशा से आ रही है उसके अनुसार अलग नाम हो गए। ठीक है, मानसून वाली है तो उसका अलग नाम हो गया। तो इसको भी जो है ध्यान में रखना जरूरी है। देखो पूर्वैया, इसको बोलते हैं आगुनी। ठीक है, ये पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं हैं और ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछा जाता है। इसको याद रखने का तरीका मैं हर बार बताता हूं, फिर से बताऊंगा। पूर्वैया और पछुआ दो पवने बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्वाई भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? पूर्वाई, पूर्वाई भी इसे कहा जाता है। अब ये पूछते हैं कि कौन सी दिशा से आ रही है ये इसकी दिशा पूछ ली जाती है, तो इसके नाम में ही है पूर्वाई, के पूर्व से आई, पूर्वैया, पूर्व से अय्या। ये ध्यान रखना है, पूर्व की ओर जा नहीं रही है, पूर्व से आ रही है। ठीक है, पूर्व से आई, देखो पूर्व दिशा से आने वाली हवाएं, बस यही ध्यान रखना है। पूर्वैया, पूर्व से अय्या, पछुआ, पश्चिम दिशा से आ। ठीक है, पछुआ, पछ्यू, पश्चिम दिशा से आ। आथू नहीं बोलते हैं इसको आगू नहीं बोलते। पश्चिम दिशा से आने वाली ये हवाएं हैं, मतलब पूर्वई ध्यान रखना, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, पूर्वैया बहुत पूछी जाती है। तो पूर्व से अय्या, ये ध्यान रख लिया, याद हो गया भैया। ठीक है, सिली, ओ यारा सिली सिली बातें ना करना, क्योंकि पौष माह में ये हवाएं चलती है। ठीक है, कि ओ यारा सिली सिली बातें ना करना गीत भी है, ये पौष माह में चलने वाली हवाएं हैं। तवा, जेठ महीने की गर्मी देखो बहुत जबरदस्त गर्म होती है, तो जेठ महीने में कैसी गर्मी पड़ती है, जैसे तवे की गर्मी होती है ना, गर्म तवा फेमस होता है। तो तवा कहा जाता है जेठ माह में चलने वाली हवा। वो यारा सिली सिली बातें न करना, ये पौष माह में ध्यान रखना। और तवा जेठ माह की हवा है भाई, जेठ महीने में यूं भी गर्म गणी हुआ तो तवा गर्म हो जाएगा। ठीक है, यहां ध्यान रख लियो। झाला, वाष्प कणों के साथ चलने वाली हवाएं हैं। वाष्प कण यानी कि जल अंदर मिल गया तो झाला। वाष्प कण क्या है? जल है उसके अंदर, तो जल मिल गया तो झाला है। ठीक है, जल से झाला है, ये याद हो गई। धराऊं, ये उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं हैं, कि धर मैं आऊं। ठीक है, तू धर मैं आऊं, कटुआ ऊपर है, ऐसे देखना, ऊपर वाला कह रहा है तू धर मैं आऊं, तो ऊपर से आएगी, उत्तर से आएगी। ठीक है, उत्तर दिशा से चलने वाली हवाएं धराऊं कहलाती है। अर्डाव, ये होती है भयंकर आवाज के साथ तेज गति से चलने वाली हवाएं। मैं देख लो आप लोगों को ये कह रहा हूं, ये क्लास जिसने देख ली उसे ये रटने तक की आवश्यकता नहीं है, सीधी। अब उसको कहीं से नींद में से उठा के पूछो कि तवा, वो सीधा कहे जेठ महीने की गर्मी ज्यादा तवे जैसे गर्म होती है जेठ महीने में। क्या सिली, पौष माह की हवाएं हैं, वो यार सिली सिली बातें ना करना, पौष माह में बताइए सर ने। ठीक है, पूर्वैया, पूर्व से अय्या, पछुआ, पछू से आ। ठीक है, और क्या है अपने? झाला, जल मिल गया तो झाला, वाष्प कण। धराऊं, तू धर में आऊं, धराऊं उत्तर दिशा से आने वाली, डायरेक्ट होगी याद। और क्या मांगोगे आप मुझसे? अब देखो और भी दिशा से संबंधित, फिर से देखो, धरोड़ भी बोलते हैं धराऊं को, उत्तरार्ध भी बोलते हैं। ठीक है, यदि उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है, थोड़ी सी अपन कौन से भी देखते हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से आ रही है उसको कहा जाता है सूर्या, लेकिन उत्तर पूर्व से आ रही है उसको कहा जाता है संजेरी। ठीक है, फिर ये पछुआ, पश्चिम से आ रही है तो पछुआ, और पूर्व से आ रही है तो पूर्वई। ठीक है, ये तो पड़ा ही है। अगर दक्षिण पश्चिम से आ रही है तो समुद्री, अपने समुद्र किस तरफ है? राजस्थान के दक्षिण पश्चिम दिशा में ही है, तो समुद्री या समुद्री। और दक्षिण से ही आ रही है तो लंका, लंका से आ रही है ये तो, क्या सीधी दक्षिण में लंका से आ रही है तो लंका, और दक्षिण पूर्व से आ रही है तो चील, इसको बोला जाता चील, चील गाड़ी। दक्षिण पूर्व से आ रही है तो चील, बस डायरेक्ट हवा है सारी की सारी याद। और बेस्ट तरीके से याद हुई आप लोगों को, न तो किसी तरह के ट्रिक को रटने की आवश्यकता है, न इनको डायरेक्ट रटने की आवश्यकता है। लंकाओ दक्षिण में सीधा दक्षिण, समुद्री जिस दिशा में अपने समुद्र है उस दिशा से आएगी। पछुआ याद होगी, पूर्वई याद होगी, बस एक दो याद करनी है आप लोगों को, बाकी ये सारी की सारी दिमाग में फिट। ले स्क्रीनशॉट। और इसमें से कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा है एग्जामिनर ने, आप लोगों को जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से कानों में आवाज गूंजेगी। ये तो अपने यहां से आप समझो कि वरदान ही है एक तरह का। ठीक है, ये तो आवाज तो गूंजेगी कानों में, या
सही करके आओगे आप, गलत करने का कोई चांस नहीं है। ठीक है टाबरो, बढ़ा आगे। अब पढ़ते हैं अपन शीत ऋतु, यानी कि आ गई सर्दी। अक्टूबर से फरवरी तक वैसे चल जाती है ये, ठीक है। अब शरद भी आ गई इस ऋतु में और शीत भी आ गई, ठीक है। जौनपुर के शरद भैया भी आ गए और शीत ऋतु भी आ गई। शीतकाल में होने वाली वर्षाएं क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। और इस मावट का ध्यान रखना, आप लोगों को यदि पूछ ले कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, तो इसकी उत्पत्ति में ध्यान रखना कैस्पियन सागर पूछेंगे। या तो आएगा आप लोगों के ऑप्शन में कैस्पियन सागर, ठीक है, या आएगा आप लोगों के भूमध्य सागर। तो दोनों ही सही से करके आना व्यवस्थित। इनको जो है इसका उपनाम भी ध्यान रखना है। उपनाम इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। क्या कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप्स, ठीक है। किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये रबी की जो फसल होती है ना, गेहूं चना वगैरह, रबी की फसलों के लिए बहुत लाभदायक। रबी की तो ध्यान रखियो टाबरो, गोल्डन ड्रॉप्स क्या है, ठीक है। उत्पत्ति कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर ध्यान रखना है। और मावट कहते हैं, मावठा भी कह दिया जाता है इसको। क्या बोल दिया जाता है इसको? मावटो। मावटो क्या है? मारवाड़ी के मायने, ठीक है। और आपने जो है हिंदी में कहते हैं मावट। तो ये मावट से संबंधित बहुत प्रश्न बनते हैं, एग्जामिनर का फेवरेट रहा हुआ है ये चीज, क्या मावट से प्रश्न पूछने ही पूछने। कैस्पियन सागर और भूमध्य सागर अपने को ध्यान में रखना है, ये ध्यान रखना। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो है पश्चिमी विक्षोभों से उत्पन्न होता है। एक बार मैंने पढ़ा रहा था तो बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी आपने यहां लिखा है कैस्पियन सागर या भूमध्य सागर, फिर कह रहे हो पश्चिमी विक्षोभ, ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों से कैसे? अरे टाबर, कर दी भोली बात। कैस्पियन सागर में क्या है? कैस्पियन सागर भूमध्य सागर पास पास ही है। इनमें क्या है? पानी। अब वो पानी अपने यहां कैसे आएगा? कोई तूफान उठेगा, कोई चक्रवात उठेगा, कोई ये चीज होगी। विक्षोभ का मतलब ही तूफान होता है। और जब पश्चिम दिशा में है तो पश्चिमी विक्षोभ से जो है ये वहां की जल को यहां लेकर आती है, शीतकाल में आती है। ये ऐसे समझनी है चीज। पूरी नहीं समझोगे तो फिर आधी रोटी में दाल लोगे तो ढूल जाएगी, है ना। आधी रोटी में दाल लियोड़ी ढूले ही ढूले है। तो ये बात है आधी रोटी में दाल नहीं लेनी। राजस्थान में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बताओ। देखें आप लोगों को मैंने बता दिया, ये सबसे ठंडा स्थान है आपके माउंट आबू। कौन सा है? माउंट आबू। सबसे ठंडा महीना ये भी बताया है, जनवरी है। और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो ये तो अपने चूरू है, ये तो अपने चूरू है। ले स्क्रीनशॉट फटाफट टाबरो। सबू ठंडो जिलो क्यों है रे? चूरू ही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपने मेन आया सावन झूम के वर्षा ऋतु, मानसून जिसको बोलते हैं। सबसे पहली चीज समझो कि वर्षा ऋतु का समय जो है वो मध्य जून से सितंबर है। और अधिकांश वर्षा होती है जुलाई से सितंबर के अंदर। उसमें भी जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा, जुलाई और अगस्त में सबसे ज्यादा 34% होती है जुलाई के अंदर, 33% हो जाती है अपने अगस्त के अंदर, ठीक है। अब देखो मानसून, एक एक प्रश्न, एक एक चीज ध्यान से समझना। यदि यहां पे समझने में गलती की तो फिर डंडिया रड़ जाएगी। मानसून दो तरह के हैं। ये क्या दिख रहा है? भारत दिख रहा है, समझ जाओगे। यहां अरब सागर, यहां बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये चीज। और ये भारत का मैं पूरा नहीं बना रहा, अब समझ जाओगे, ठीक है। अब देखो मानसून दो तरह का होता है। एक तो आएगा जो उत्तरी पूर्वी मानसून, कहते हैं कि सर्दी की वर्षा भी इसी का हिस्सा है। तो इसलिए भारत के भी उत्तर में और राजस्थान के भी उत्तर में जो है मावट से लाभ ज्यादा होता है, फायदा उत्तर में ज्यादा होता है, या तमिलनाडु के तट पे इससे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि घूम के आकर वहां वर्षा कर देती है। अब ये जो मानसून उठता है यहां से, इसको बोला जाता है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये पूरा एक ही है, दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरा एक है। अब इसकी दो शाखाएं हैं। एक शाखा तो है वो अरब सागरीय मानसून। क्यों?
इस यहां से उठता है, हिंद महासागर से उठता है ये, यहां पे क्या है, हिंद महासागर, क्या है, हिंद महासागर, यहां से उठती है ये। अब हिंद महासागर के दो भाग है, एक तो है अरब सागर जो इस तरफ है, एक है बंगाल की खाड़ी, ब से याद रखो बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बंगाल, यार ये इसकी वजह से लिखा नहीं जा रहा है, इसको ऊपर ले लो, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये दोनों किसका हिस्सा है, इस दक्षिण पश्चिमी मानसून का, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो देखो राजस्थान के अंदर मानसून दो तरीके से वर्षा करता है, एक तो उत्तरी पूर्वी मानसून जो 10% ही वर्षा करता है, टोटल वर्षा का 10% ही वर्षा करता है, यानी कि सबसे कम। सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है अपने यहां वो इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है, जो हिंद महासागर से आता है। अब इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से लगभग 90% वर्षा होती है। इसकी दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब क्या होता है कि जिन्होंने ये कंसेप्ट समझा नहीं होता वो यहां गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि आता है कि कौन सी शाखा ज्यादा वर्षा करती है, तो वो क्या कर देते हैं, वो इस अरब सागर को तो समझते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून और बंगाल की खाड़ी को क्योंकि पूर्व की तरफ है ना, तो उसे उत्तरी पूर्वी समझ लेते हैं, उत्तरी पूर्वी यहां पे समझ लेते हैं, जबकि उत्तरी पूर्वी जो है उधर से आता है ऐसे घूम के, ठीक है, वो अलग है। तो यहां पे ये जो है ना, ये दोनों इस दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ही हिस्सा है, ये दोनों अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा, ये दोनों इसका हिस्सा है, किसका, दक्षिण पश्चिम मानसून का। तो डायरेक्ट पूछे कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से मानसून से होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून। इसकी दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब इसमें भी, इन दोनों शाखाओं में भी, ये अरब सागर की शाखा ये सबसे कम वर्षा करेगी इन शाखाओं में, और ये बंगाल की खाड़ी की शाखा ये ज्यादा वर्षा करेगी। ये अरब सागर की शाखा सबसे पहले प्रवेश करेगी, ये बाद में प्रवेश करेगी। ये पहले प्रवेश करेगी लेकिन वर्षा कम करेगी, ये बाद में प्रवेश करेगी लेकिन वर्षा ज्यादा करेगी। उसका क्या कारण है वो भी मैं बताता हूं, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। अब देखो यहां से समझो इस चीज को, ठीक है, रखते से समझो कि ये आप लोगों के हैं अरब सागर और ये है आपके बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, दोनों ही किसका हिस्सा है, अपने इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर का, ठीक है। अब ये मानसून जब यहां से उठता है, ये मानसून जब यहां से उठा है, फिर इसका जो है प्रवेश केरल से सबसे पहले इसके अंदर राजस्थान में भारत में प्रवेश करता है। और यहाँ पे देखोगे तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पे और भी जल्दी 25 मई के करीब ही प्रवेश कर जाता है। केरल में 1 जून की डेट मानी जाती है। अब ये वर्षा जो है वो यहां से आएगी, यानी कि ये वर्षा है। अब देखो राजस्थान में सबसे पहले एंटर करना तो इसको पास में पड़ेगी, तो सबसे पहले ये है, और बंगाल की खाड़ी वाले जो है यूं घूम के आती है ऐसे, इसलिए ये बाद में आती है। राजस्थान के अंदर प्रवेश जो है बाद में, अरब सागर वाली शाखा सीधा ही प्रवेश कर जाएगी यहाँ पे, और ये वाली शाखा जो है ये घूम के आएगी इस तरीके से, बे ऑफ बंगाल वाली, है ना। ये ध्यान रखना, ये आप वर्षा की देखो मात्रा और ये समझ सकते हो, इससे इस डायग्राम से वर्षा की मात्रा वगैरह सारा ही समझ सकते हो। तो इसलिए अब यहाँ पे अपने जो है ना राजस्थान के अंदर, यहाँ पे क्या है, बीच में ऐसे अरावली है। अभी देखो आगे मैंने मैप आगे नहीं लिया, यहीं पे बता देता हूँ। यहाँ पे जो है ऐसे अरावली है। अब ये इस मानसून दक्षिण पश्चिमी शाखा की, इस अरब सागरीय शाखा की दिशा क्या है, ऐसी है। तो ये आती तो है लेकिन ये वर्षा कम करती है। कम क्यों करती है, क्योंकि अरावली इसके कैसे समानांतर है, तो ये सीधी ऐसे जो है निकल जाती है। थोड़ी बहुत वर्षा करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये शाखा ऐसे बे ऑफ बंगाल वाली ये घूम के आ रही है ऐसे, ठीक है, और आएगी तब इसके बीच में रोड़ा क्या है, इसके बीच में रोड़ा है ये अरावली। तो अरावली कहती है कि भैया शाखा तो बंगाल की खाड़ी की है लेकिन जाति किधर है, पहले तो यहाँ पे बरसना पड़ेगा। तो खाली होंगे बादल तभी जो है हल्के होके ऊपर उठ पाएंगे, तभी क्रॉस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये यहां से टकरा के, अरावली से टकरा के जो है यहाँ पे फुल वर्षा होती है। इधर मैदानी भाग में यहाँ पे ज्यादा वर्षा होती है अपने राजस्थान के अंदर, इसलिए इसके इधर वाला जो ये रेगिस्तानी भूभाग है ना, ये जो है यहाँ कम वर्षा होती है। ये जो है छाया वृष्टि क्षेत्र हो जाता है, छाया वृष्टि क्षेत्र होता है, और यहाँ पे जो है वर्षा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि बंगाल की खाड़ी की शाखा तो ज्यादा वर्षा करती है लेकिन अरब सागर की शाखा कम वर्षा करती है। अरब सागर की शाखा पहले प्रवेश करती है लेकिन बंगाल की खाड़ी की बाद में प्रवेश करती है। जिसने ये कंसेप्ट समझ लिया बहुत अच्छी तरीके से, उसको ये चीजें क्लियर हो जाएगी। दक्षिण पश्चिमी मानसून की ही दोनों शाखाएं हैं, ठीक है। अब ले स्क्रीनशॉट। अब देखो नेक्स्ट, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, मैन है
ये टोटल 90% वर्षा करता है। राजस्थान के अंदर उत्तरी पूर्वी मानसून 10% ही है, उसको कोई ज्यादा नहीं पड़ना है। इसकी शाखा नंबर अपने जो मेन मुख्य माने यानी ज्यादा वर्षा करे वो बंगाल की खाड़ी की है। कितनी 85 से 90% वर्षा इसी से होती है। जबकि अपने अरब सागर वाली शाखा को देखोगे तो 10 से 15% ही वर्षा होती है इससे, क्योंकि अरावली के समानांतर है। ठीक है, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा करती है, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। और पूर्वई या पूर्व से पूर्वई के नाम से जानी जाती है, क्योंकि इसकी दिशा देखो, बंगाल की खाड़ी वाले की दिशा क्या है, ये यानी पूर्व से आ रही है, वापस यूं घूम के और पूर्व से आ रही है, तो पूर्वैया। ठीक है, और ये जो है आप लोगों के राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश तो करती है, लेकिन सबसे कम वर्षा करती है। इन दोनों शाखाओं में कम वर्षा करती है। अरावली के समानांतर होने के कारण ये कम वर्षा करती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही चीजें एग्जामिनर पूछता है, यही चीजें पूछता है, इसलिए ये समझ लिया। मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आप लोगों का प्रश्न गलत नहीं करवा सकता। चलिए नेक्स्ट देखो, अब राजस्थान में जो है वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? राजस्थान में जो है वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ती है? ठीक है, थोड़ा सी आइडिया के लिए आप समझ जाओगे कि ये, हाँ समझ जाओगे मैप। अब देखो ये जो है अरावली यहां से निकल रही है। ठीक है, अब यहां पे वर्षा कैसी है, अपने रेगिस्तान के अंदर वर्षा होती है कम, और इस दिशा में आओ आप, ये यहां पे कम हो रही है, और इस दिशा में आओ सबसे ज्यादा कहां हो रही है, यहां पे झालावाड़ के अंदर सबसे ज्यादा हो रही है। ठीक है, यहाँ झालावाड़ के अंदर जो है वर्षा सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे दिशा जो है कि वर्षा की दिशा वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ रही है, ये नहीं पूछा कि मानसून किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। लोग ये गलती करते हैं, वो समझ लेते हैं मानसून किस दिशा में बढ़ रहा है, इसलिए उनकी ये चीज समझ में नहीं आती। यहां पे पूछा है कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा किस दिशा में। यहां पे देखो, यहां सम के अंदर और 0 सेंटीमीटर ही होती है, फिर यहां से मात्रा बढ़ती 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 यहां झालावाड़ के अंदर आप लोगों के जो है 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो वर्षा की मात्रा किस दिशा में बढ़ रही है, ये कौन सी दिशा है, ये उत्तर पश्चिम है, और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछता है एग्जामिनर और कई बच्चे जवाब नहीं दे पाते। तो ये क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर। ठीक है, अब देखो भारत में मानसून का प्रवेश कब होता है? भारत में मानसून का प्रवेश माना जाता है 1 जून को, और ये केरल से होता है, ये केरल से होता है। लेकिन द्वीपों की बात करें, द्वीप यदि पूछे इसके अंदर, तो द्वीपों में जो है यदि अंडमान निकोबार अपन ध्यान में रखें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह यदि ध्यान में रखें अपन, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तो 25 मई को ही एंटर कर जाती है ये। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखनी है। राजस्थान में प्रवेश की डेट जो है वो 16 से 18 जून मानी जाती है। 16 से 18 जून बांसवाड़ा से प्रवेश मानते हैं। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? राजस्थान के अंदर औसत वार्षिक वर्षा जो है 57 सेंटीमीटर तक मानी जाती है। 57.51 है, 57 सेंटीमीटर लगभग। ये कि ये भारत में पूछे तो 108 सेंटीमीटर भी पढ़ने में आता है, 118 भी पढ़ने में आता है। ठीक है, वर्षा मापने का यंत्र एक बार पूछा था, इसको कहा जाता है रेनोमीटर। क्या कहते हैं? रेनोमीटर कहते हैं। ठीक है, और राज्य में वर्षा के दिनों की औसत संख्या कितनी है, कि अपने यहाँ औसत कितने दिन तक वर्षा होती है, तो वो संख्या है 29 दिन। सभी एवरेज निकालकर लगभग 29 दिन जो है साल में वर्षा होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मानसून पूर्व की वर्षा क्या कहलाती है? इसको कहा जाता है दोगड़ा। दोगला नहीं, दोगड़ा। ठीक है, ये मानसून पूर्व की जो वर्षा है वो दोगड़ा कहलाती है। ले स्क्रीनशॉट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें सारी सारी। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बढ़े आगे। ये सारी चीजें कंसेप्ट आज आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझाए। जिसको अभी भी समझ में नहीं आए, यही तरीका है, वापस क्लास देख लेना। इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता समझाने का। ठीक है, सबसे बेस्ट है। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला राजस्थान में कौन सा है? तो वो है भैया आप लोगों के झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ है। यहां पे यदि आप देखोगे कि वर्षा कितने दिन होती है, तो लगभग 40 दिन यहां पे वर्षा होती है। 40 दिन वर्षा होती है। और यदि पूछ ले कि कितनी होती है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा माना जाता है यहाँ पे होती है। ये ध्यान रखना है। न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर को बहुत कम पानी नसीब होता है।
तो जैसलमेर जो है इस यहाँ पे कम वर्षा होती है। ठीक है, यदि देखें दिनों की संख्या तो 5 दिन ही एवरेज निकलता है कि लगभग 5 ही दिन यहाँ पे वर्षा होती है। ठीक है, 5 दिन ही मानते हैं। और यदि ये देखोगे आप कि कितने सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर मुश्किल से होती है यहाँ पे वर्षा। ठीक है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान तो फिर माउंट आबू में झमाझम होती है। माउंट आबू के अंदर बहुत ही जबरदस्त जो है वर्षा होती है। माउंट आबू में यदि दिन की संख्या देखो तो 48 दिन, कितने 48 दिन तक वर्षा होती है। और यदि आप लोग एवरेज देखो तो 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है यहाँ। और न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा वाला होती ही नहीं, लगभग कहां पे सम होती नहीं, कहते हैं कि यहाँ पे 0 दिन। ठीक है, और मान लो खुदा न खास्ता कभी हो भी जाए तो 5 सेंटीमीटर के अंदर अंदर, वैसे 0 सेंटीमीटर ही कहते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना 5 सेंटीमीटर से कम। 0 दिन इसलिए क्योंकि एक दिन भी पूरी नहीं होती है, क्या साल में एक दिन भी बहुत मुश्किल, और हो जाए तो एवरेज नहीं निकलता, इसलिए 0 दिन लिखा है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा वाला माह कौन सा है, कि सबसे ज्यादा वर्षा कौन से माह में होती है, तो वो होती है जुलाई माह में। जुलाई में लगभग 34%, पूरे मानसून का 34% जुलाई के अंदर ही हो जाता है। इसके बाद में आप देखो तो अगस्त में भी होती है, अगस्त में लगभग 33% वर्षा होती है। कितनी? 33%। सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कौन सा है, जिसको सबसे ज्यादा वर्षा नसीब होती है, वो है कोटा संभाग। कौन सा है? कोटा संभाग। और सबसे कम वर्षा वाला संभाग कौन सा है, तो वो आप लोगों के जोधपुर संभाग, क्योंकि यहाँ पे सूखे वाले जिले ज्यादा है, जोधपुर संभाग, क्योंकि जैसलमेर वगैरह ये सब इसके अंदर शामिल है, शुष्कता वाले जिले हैं। ले स्क्रीनशॉट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लिखाई मैंने। चलो भाई, अच्छा, इसी के साथ देखो कितना आनंददायी सेशन रहा है। कैन यू इमेजिन कि सिर्फ 35 मिनट की क्लास हुई है और 35 मिनट में अपने बहुत सारे तो कंसेप्ट क्लियर हुए हैं इस क्लास के अंदर, और बहुत सारी चीजें जो है एग्जाम की दृष्टि से याद करने वाली। यही चीज आप यदि कितना ही सोच लो, लाइव क्लास होना तो ये चीज इस तरीके से नहीं पढ़ाई जा सकती। लाइव में तो फिर वही कोई ना कोई बीच में खुद का सवाल लेके आएगा, गुरुजी मेरे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, मेरे लॉगिन नहीं हो रहा, गुरुजी मैंने वो की है, मैं मुझे पता नहीं था 31 दिसंबर को वैलिडिटी किसी की बंद हो रही है, वो हो गई बंद, अब क्या करें। तो कई सारे सवाल, बहुत सारे उसमें होता है, अपने डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो जो चीजें व्यवस्थित सही तरीके से बतानी है, आप लोगों को सही तरीके से पढ़नी है, उस पर ध्यान जा ही नहीं पाता है। यहाँ पे एक एक चीज जो है, ये इसीलिए मैं इस पैटर्न पे पढ़ाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि अपना मेन मुख्य उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना। ये 2025 और 26 भैया लाइफ बना लो, आगे जो है 1-1 लाख रुपया आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, हमें भी मिलेगी, हम तो लेंगे ही, हम तो लगे हुए हैं। मैं तो व्यवस्था कर रहा हूं कि आप लोग भी लो, इसलिए तो पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। लाख रुपया सैलरी मिलेगी, टीचर बन जाओ, पियोन भी बन गया नहीं तो भी 50-60 हजार कहीं के नहीं है, प्रोबेशन पूरा कर लो उसके बाद, और तो आप लोग क्या मांगोगे, है बढ़िया है। तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले तो सिर्फ स्वर्ग था, लेकिन अब तो स्वर्ग में सारी सुविधाएं सब ऑलरेडी बुकिंग भी कर दी कि हाँ भाई ये चीज सुविधाएं हैं, भैया लगो। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ लो। मैंने एक आदमी ने सफर शुरू किया था आप लोगों के लिए, और आज पूरी टीम खड़ी की है, और पूरी टीम आप लोगों को पढ़ा रही है। पढ़ लो ढंग से, कितनी सारी सुविधाएं आप लोगों को दे दी। एग्जाम अप्रोच पे पुस्तकें, कौड़ियों के भाव अभ्यास सेशन है ना, अभ्यास सीरीजें, नियमित क्लासें, टेलीग्राम की सुविधा, जीजीडी फैक्ट वगैरह सब सुविधाएं दी है। पढ़ लो और कैरियर बना लो। फिर से कोई नहीं आएगा आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करने वाला, आ भी जाए तो भी यूं है कि इतने कंटिन्यूटी के साथ में नहीं करते हैं यूट्यूब पे, आप भी जानते हो। तो इसलिए पढ़ लो, ये सारी सुविधाएं दी हैं, इनका लाभ उठाओ। जितनी जल्दी आप कैरियर बना लोगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदा है। नहीं बाद में ठन गोपाल देखना पड़ोसी को, वो नौकरी लगेगा, 1-1 लाख रुपया सैलरी उठाएगा, और आप लोगों का फिर बाद में जो है दिमाग काम नहीं करेगा। इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है सैलरी। अब तो 8वां वेतन आयोग का आप लोगों को सबसे बड़ा मोटिवेशन को भी बूस्ट मिला है। इसलिए टिको, लगो जबरदस्त तरीके से और कैरियर बनाओ। अपन मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।